टुडे माय टॉपिक इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और आइसोमेरिज। आपको पता है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हम डील करते हैं तो उसमें आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आती है, वीवीटी आती है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका क्या आती है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। ठीक है, तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है उसको एकदम जनरली पहले बेसिकली समझ लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। वर्नर्स ने क्या किया, बहुत सारे कंपाउंड को उसने उसके स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया, लाइक COCl3 इंटू 6NH3, CuSO4 इंटू 4NH3, बहुत सारे कंपाउंड को उसने स्टडी किया। उसके बाद उसने स्टडी करके उसने कुछ कंक्लूजन दिया। जैसे उसने ले लिया भाई COCl3 इंटू 6NH3, एक कंपाउंड ये ले लिया। उसके बाद उसने ले लिया PTCl4 इंटू 6NH3, या उसने ले लिया CuSO4 इंटू 4NH3। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स का उसने स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहा। तो उन स्ट्रक्चरों को स्टडी करके उसको एक्चुअली मिला क्या, ये सबसे बड़ा कंक्लूजन था। समझ में आया? तो वो कंक्लूजन क्या था देखो। अब जनरली आप पहले बर्नर्स थ्योरी में नहीं जाते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इसको तुम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देखो आप बोलोगे सर एक्चुअली यहाँ पे कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और जनरली अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब ध्यान से समझना, मैं बर्नर्स थ्योरी पे जा ही नहीं रहा हूँ। पीटी सर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे करके देखो, ये तो आप लोग जानते हो। और अगर पीटी मैंने बोला था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, अब आपको पता है Cu क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 होता है। ये मैंने आपको बताया था। अब इसको अरेंज करके भी तुम देखो कि क्यों मैं सही था। अब मैं बोलूं कि इसको तुम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखो, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिखाओ या एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिखाओ, तो आप बोलोगे सर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ। आपने एक ऐसा लिख दिया, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आपके फ्रेंड ने कहा नहीं सर मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसा लिखूंगा CONH3 हॉल 5 देन Cl और Cl2 डॉट NH3। ठीक है, उसके बाद किसी ने बोला नहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CONH3 हॉल 4 Cl2 इंटू Cl इंटू 2NH3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो सारे क्लोरीन को आप बाहर अंदर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर ये कंपोनेंट डिसोसिएट ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसका मॉड बनेगा ही नहीं वो। ठीक है, अब किसी ने कहा कि नहीं सर मैं इसको इस तरीके से भी लिखता हूं। चलिए मैंने मान लिया, चलो इस तरीके से भी लिख लिया। अब चीजें यहां पे ऐसे आ गई कि कौन सा किस जगह पे वैलिड है, क्या ये सारे स्ट्रक्चर वैलिड हैं? तो अब अगर ये सारे स्ट्रक्चर वैलिड हैं तो उनकी वैलेंसीज में क्या फर्क पड़ता है, उनके स्ट्रक्चर का शेप क्या हो जाता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, उसके बाद उसको उसका एक्वा सॉल्यूशन डिसोसिएट होने के बाद कितने आयन देता। क्योंकि अब देखो हर जगह अलग अलग, आपने आपने बोला ये सारे स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम आप 6 ही ले सकते हो, है ना, क्योंकि आपका चैप्टर ही है 4 या 6। तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट में 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है 4 लेके अरेंज ही नहीं होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो और आपको पता है कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो जनरली जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, ये आप जनरल एक एज्यूम्पशन कर लिया। और एक चीज याद रखना, वर्नर्स जो थ्योरी है पहले वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था, फिर उसने प्रैक्टिकली देखा तो प्रैक्टिकली भी वेरीफाइड कर लिया, इस तरीके से उसने लिख लिया। अब इस लिखने के बाद जो ये चेंजेस हैं उन चेंजेस को उसने नोटिस किया और उसके बाद उसने अपने कुछ पॉस्टुलेट दिए जिसको हम लोगों ने पढ़ना है। समझ में आया क्या पढ़ना है? समझ में आ गया। अब जैसे ये PTCl4 6NH3 था तो उसने क्या लिखा, सर PTNH3 हॉल 6, ये सर Cl4। नहीं, किसी ने नहीं कहा कि नहीं मैं ऐसा लिखूंगा PTNH3 हॉल 5 Cl और बाहर आ गया Cl3 इंटू डॉट NH3। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक Cl को अंदर। ठीक है, उसके बाद किसी ने बोला मैं इसको ऐसा लिखूंगा PTNH3 हॉल 4 Cl2 एंड देन Cl2 इंटू 2NH3 सो ऑन। इस तरह से उसने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज सबसे और बड़ी ध्यान चीज देने वाली चीज है, जितने लिगेंड अंदर जो ये जो एलिमेंट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, जो ये आपके लिगेंड्स हैं,
जितने अंदर रहेंगे उससे कम बाहर रहते हैं, बाहर ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया CONH3 हॉल 4, ठीक है, और उसके बाद आपने लिख दिया NH3 2NH3 इंटू Cl3, यानी आप बोला सर इसको हम 4 क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो अंदर कितने हैं 4, बाहर कितने हैं आपके 3 to 5 हो गए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो हमेशा याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आयंस या मॉलिक्यूल जो भी बोलते हैं लिगेंड्स रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके पास वैकेंट जो या पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होता है, जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन या डोनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए अरेंज ऐसे करोगे कि जिससे कि बाहर जो हो कम हो, अंदर ज्यादा हो। तो जब भी आप अंदर ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो जाता है। और आपको पता है चैप्टर में आप लोग हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाला ही पढ़ना है, तो जनरली आपको सारी चीजें अरेंज करना बड़ा इजीली आ जाएगा। जैसे अगर मैं Cu लिखूं तो आप ऐसा लिखोगे CuNH3 हॉल 4 SO4, ठीक है। आपको पता है कॉपर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे +4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब आपको SO4 को अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि अंदर ऐसा कोई भी आयन नहीं है जो इसको ट्रांसफर कर सके। अगर आयन होता तब ट्रांसफर, जैसे अगर यहाँ पे ऐसा रहता CuCl4 और SO4, ठीक है, तब तो आप इसमें एक्सचेंज कर सकते थे क्योंकि सल्फेट पे 2 चार्ज है, 2- तो 2 क्लोरीन बाहर आ सकता था। ऐसे सिचुएशन है, लेकिन उस जगह पे भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करना होगा। तो बेसिकली आपने क्या सीखा कि हम किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, इतने फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब इतने फॉर्म में लिख सकते हैं तब क्या होता है, वो मेरा टारगेट है और उसी से क्वेश्चन आता है। तो वर्नर्स ने इन सारे कंपाउंड का स्टडी करके बताया कि किसी भी एलिमेंट में एक टाइप की वैलेंसी नहीं होती, किसी भी एलिमेंट में 2 तरह की वैलेंसी होती है। जो उसका फर्स्ट पोस्टुलेट है वो समझना, एवरी एलिमेंट शोस 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। उसने बोला फर्स्ट वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, याद रखना इस चीज को, प्राइमरी वैलेंसी। इसी को हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी को आयनाइजेबल वैलेंसी भी हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं, या आयनिक वैलेंसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी, या इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक वैलेंसी। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैलेंसी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैलेंसी, ठीक है। अब ध्यान रखना ये पहला पोस्टुलेट है कि एवरी एलिमेंट के 2 तरह के वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। उस दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी, या इसी को बोलेंगे बच्चों नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक? क्या बोला कि जो आपका वैलेंसी होगी एलिमेंट की वो 2 तरह की होगी, एक प्राइमरी और एक नॉन प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होगी इट इज सेटिस्फाइड बाय, होती क्या है, इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। याद रखना, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बदलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी इट इज सेटिस्फाइड बाय, कॉपी में लिखते भी चलना, इट इज सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जो एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एक्चुअली वो जो होंगे उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपसे इजीली समझ में आ जाएगा। सेटिस्फाइड बाय द CN, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अब थोड़ा एग्जांपल में देख लो, अभी हड़बड़ी नहीं करना है। जैसे मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया, जैसे प्रीवियस में ही कंपाउंड ले लिया मैंने PTNS3 हॉल 6 और Cl4, ये कंपाउंड मैंने ले लिया, PTNS3 हॉल 6 ये ले लिया, ठीक है। या मैंने इसके साथ ये ले लिया बच्चों COCl3 CONS3 हॉल 6 देन Cl3, ठीक है। मैंने ये दोनों कंपोनेंट ले लिया। अब मैं बोलूं कि इस कंपोनेंट में मुझे बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है,
तो आप बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है पीटी। अब ये नहीं बता रहा हूं मैं कि अरेंजमेंट के थ्रू क्या हुआ, यही तो मेन है, इसका अरेंजमेंट से ही तो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन वो अभी बाद में, पहले तो नॉर्मल चीजें समझ लो। अगर मैं बोलूं बच्चों कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो आप बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी सर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है, या 4 लिखो। अब मैं बोलूं एसबी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायंस, और प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होता है, बाय द काउंटर आयन, यानी जो आयन आउटसाइड द ब्रैकेट होते हैं। यही तो तुम्हारे दिमाग में आ गया? हाँ सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब ध्यान से समझते जाना बच्चों, यहां अगर समझ लिए तो वर्नस थ्योरी आपको समझ में आ गई, बच्चे वाली चीज नहीं है वर्नस थ्योरी। अब मैं बोलूं इस केस में बताओ, तो आप बोलोगे सर कोबाल्ट को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सर प्राइमरी वैलेंसी 3 या +3 जो बोलो। सेकेंडरी वैलेंसी सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। मजा आ गया आपको? अब मैं बोलता हूं, ध्यान से समझना, अब मैं बोलता हूं नहीं आपने सर आपने इसको ऐसे कैसे लिखा, मैं इसको ऐसे लिखूंगी NH3 हॉल 5Cl, मतलब आपने मुझे काउंटर किया, नहीं सर मैं अब इसको ऐसे लिखना चाहती हूं, क्योंकि आपने ही तो बोला था कि सर इस कंपाउंड को इस तरह से लिखना है, तो ठीक है चलो मैंने बोला लिखो। अब मैं बोलूं कि इस तरीके से जब अब इस कंपाउंड को लिखा, अब प्राइमरी वैलेंसी बताओ। आप बोलोगे सर प्राइमरी वैलेंसी तो अभी भी 4 है, क्योंकि देखो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो 4 है। सेकेंडरी वैलेंसी देखो क्या है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 5 टाइम्स क्लोरीन, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं 6 है। तो आपने क्या देखा कि आप जो PtCl4 इंटू 6NH3 को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ है ना, अब आपने इस तरीके से इसको लिखा, तो आपने क्या देखा कि किसी भी जो ये मॉलिक्यूल है उसका रिप्रेजेंटेशन तुम अगर बदल दो, तो क्या उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हुई? थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ, तो आपने ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, क्या फर्क पड़ा मुझे बताओ? सर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चीजें ध्यान रखना। तो हर एलिमेंट व्हाट एवर द कंडीशन अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ये सेकेंड पोस्टुलेट है। क्या सेकेंड पोस्टुलेट है? एवरी एलिमेंट टेंड टू सेटिस्फाई बोथ इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे भी नहीं, मैं ऐसा लिखूंगा, तो तुम मुझे यहां पर बताओ तो पीटी का प्राइमरी वैलेंसी क्या है? सर आप बोलोगे सर यहां तो पीटी फिर से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, प्राइमरी वैलेंसी 4, और मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा सर 6 है। यानी आपने इसको कितने 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया, स्टिल प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होती। तो मतलब क्या, एवरी एलिमेंट व्हाट एवर द कंडीशन टेंड टू सेटिस्फाई बोथ इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे आप यहां पे देख लो इसको कितने तरीके से लिखा। अब मैं बोलूं इसकी प्राइमरी वैलेंसी, आप बोलोगे सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। व्हाट एवर द कंडीशन, आपने रिप्रेजेंटेशन बदला, लेकिन आप देख रहे हो कंडीशन के केस में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा। यानी अगर Pt +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। यानी अब उल्टा कर दो, अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो उसका प्राइमरी वैलेंसी 4 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। चाहे रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो, ये मैंने नहीं बताया था, ये वर्नर्स ने बताया था। यानी अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी उसकी प्राइमरी वैलेंसी अगर 2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों 4 ही होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। तो जो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता रहा था इतना कॉन्फिडेंस होके, वो वर्नर्स नहीं बताया था। माइंड में आपका सबसेट, यानी अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही होगी, चाहे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कुछ भी हो। तो ये वर्नर्स के धीरे धीरे पोस्टुलेट आ रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आ गया कि एक एलिमेंट के दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट से सेटिस्फाइड होता है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी लिगेंड जो होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। आगे और थोड़ा सा टफ आने लगेगा, लेकिन आपको वो चीजें मैं बताता जाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा पोस्टुलेट क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं याद रखना।
अभी घबराना नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे लोड बढ़ाऊंगा, पहले इजीली समझ लो। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला मैंने, एवरी एलिमेंट टेंड्स टू satisfy both its प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हर एलिमेंट क्या चाहता है कि अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर ले। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया, तो अब आपका एक नॉर्मल सा मैं कंपाउंड देता हूं, तो अब आप मुझे ये बताना कि उसमें आपने क्या चेंजेस देखे। अब मैंने लिख दिया, आपको एक बार मैंने लिख दिया PtCl4 इंटू 6NH3, ठीक है, पहला। उसके बाद मैंने लिख दिया PtCl4 इंटू 5NH3, ठीक है। अब मैंने लिख दिया PtCl4 इंटू 4NH3, समझते जाना बच्चों। उसके बाद फोर्थ में मैंने लिख दिया PtCl4 इंटू, पार्डन, अगर ये चीजें समझ लिए तो जो न्यूमेरिकल आने वाला है वो बन जाएगा, इंटू 3NH3, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया PtCl4 इंटू 2NH3, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब पूछे बोला जाता है कि इसका मॉडर्न फॉर्मूला लिखो, तो आपको पता है प्लैटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अभी मैं समझा दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होगा, 6 ही होगा। तो आपने अरेंज किया, सर जनरली मैं न्यूट्रल स्पीसीज को बाहर लिखता हूं, अंदर लिखता हूं, और काउंटर आयन को बाहर लिख दिया, चलो मान लिया। फिर एक चीज रखना, हमेशा काउंटर आयन जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसको बाहर रखने की कोशिश करो, और जो न्यूट्रल स्पीसीज है उसको अंदर। और अगर न्यूट्रल के जगह यहां पर भी चार्ज होता है तो घबराने की बात नहीं, एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया सर PtNH3 मतलब ये जनरल आइडल फॉर्मूला है, और बाकी तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिखा ही चुका हूं। आपने इस तरीके से लिख दिया। देखो यहाँ पे एक Cl को अंदर क्यों किया, क्योंकि एक NH3 कम था। चलिए, मतलब न्यूट्रल वाले को हमेशा अंदर ही रखना है, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर न्यूट्रल वाले को अंदर नहीं रखोगे तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। और उसी से एक और आइसोमर्स बनता है, हाइड्रेटेड आइसोमर, अगर यहाँ पे वाटर होता तो वो भी बढ़ाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे मैंने Cl2 डाल दिया, 2 Cl अंदर करना पड़ा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करना है। हर केस में देखना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलेगा, NH3 हॉल 3 और 3 ही NH3 थे, उसके बाद Cl3 और Cl। इस केस में मैंने लिख दिया PtNH3 हॉल ट्वाइस और Cl4, क्योंकि आपको पता है Pt सब में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही होगी, तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इस तरीके से इसको लिखने के बाद आप क्या देखते हो, देखो तो। अब मैं इसकी पीवी लिखने बोलूं तो आप बड़े आराम से बोलोगे सर पीवी तो 6 है, 4 है, और एसबी यानी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। आपको पता है पीवी 4 है तो एसबी तो 6 होगा ही होगा, ये मैंने आपको पैटर्न बता ही दिया। पीवी 4 है तो एसबी सर 6 ही होगा, यहां पर भी पीवी 4 है तो सर एसबी तो 6 ही होगा। अब मैं यहां पर भी बोलूं तो सर पीवी 4 है तो एसबी तो 6 होगा ही होगा। चलिए यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना। अब मैं बोलूं कि बताओ इसका डिसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे बनेंगे, कितने आयंस देंगे। तो आप देखते हो अगर ये ब्रेकडाउन होता, थोड़ा सोचना इस चीज को, अब ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो अब ब्रेकडाउन होगा तो आप क्या लिखोगे सर, PtNH3 हॉल 6 4 प्लस और 4Cl-। तो बोलो टोटल कितने आयन बने, एक ये बड़ा आयन और 4 Cl, तो टोटल कितने आयन बने बच्चों, 5 आयंस बने। आपने देखा कि पहले वाले को डिसोसिएट किए तो आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने, समझते चलना, क्वेश्चन का लोड बढ़ता जा रहा है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई होगी, देखो मैंने तुमको यहां पर भी दिखा दिया अरेंजमेंट करके, ठीक है, और आप इसको बदल नहीं सकते। चलिए थोड़ा सा और रुकिए। अब मैंने क्या किया, नीचे वाले को लिया। अब नीचे वाला क्या है जल्दी बता दो, PtNH3 हॉल 5 Cl और Cl3। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करने बोलूं तो आप क्या लिखोगे सर, PS3NH3 हॉल 5 Cl, इस पे क्या आ जाएगा 3 प्लस और 3Cl-। बोलो इसमें कितने आयन हुए सर, एक ये बड़ा वाला आयन और 3 क्लोरीन, टोटल आयन कितने हो गए
4 आयंस हो गए। तो अब नीचे वाले में देख रहे हो आप 4 आयंस हैं, उसके बाद वाले को ब्रेक करोगे ऐसे ही तो आप देखोगे 3 आयंस हैं, उसके बाद वाले को ब्रेक करोगे तो 2 आयंस है, और नीचे वाला तो आपने न्यूट्रल के टर्म्स में लिखा है यानी 0 आयंस है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपने क्या देखा कि जब हमने प्रेजेंटेशन बदला, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के बाद जब हमने कंपोनेंट का एक मॉडर्न फॉर्मूला लिखा, अब ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी कोई आयंस ही नहीं है, टूटेगा ही नहीं, तो हम देखते हैं कि उसके डिसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ आयंस जो बनते हैं वो बदल जाते हैं। तो जब वो बदल जाते हैं तो बताओ क्या इसकी कंडक्टिविटी सेम रहेगी? तुरंत बोलोगे सर जितने ज्यादा आयन होंगे आयनिक कंडक्टिविटी या जिसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो बताओ किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा? जो सबसे ज्यादा आयन दे। पहला वाला की मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, और किसकी मोलर कंडक्टिविटी कम? लास्ट वाले की, क्योंकि उसने कोई आयन नहीं दिया। तो जो वर्नर्स थ्योरी से हम कंडक्टिविटी भी पता कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा मोलर, जिसका मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरह से अगर हम फॉर्मूला लिखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तो आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन हमेशा याद रखना बच्चों, आपका जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो बदल जाएगा, और जो इसके ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है वो भी बदल जाएगा। जैसे ये वाला टूटा तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आया था? +4, इसके बाद यहाँ क्या आया था? +3, यहाँ क्या आया था? +2, यहाँ क्या आया था? +1, और यहाँ पे तो आपको पता है कोई चार्ज नहीं आया था, 0। तो जब एलिमेंट अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तब तो सही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस सेम हो ऐसा नेसेसिटी नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको यहां पे थोड़ा बैक साइड चला जाऊं और इस कंपाउंड को मैंने इतने तरीके से लिखा, अब मुझे बताओ इसने कितने आयंस दिए? आप तुरंत तपाक से बोलोगे सर इसने तो क्लोरीन 3 टाइम्स और ये ब्रैकेट टोटल सर इसने 4 आयंस दिए। अब मैं बोलूं बोलो इसमें कितने आयंस दिए, तो आपको पता ये न्यूट्रल है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख के रख आऊं तो आपको पता सर 1 आयन ये और 2 क्लोरीन, इसने 3 आयंस दिए। अब मैं बोलूं बोलो इसने कितने आयंस दिए, तो सर इसने 2 आयंस दिए। अब मैं बोलूं इसमें कितने आयन दिए, तो सर ये न्यूट्रल स्पीसीज टूटेगा ही नहीं, तो 0 आयंस दिए। एक ही कंपोनेंट है, रिप्रेजेंटेशन बदला तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बदल गए, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी नहीं बदला। तो जो टोटल नंबर ऑफ आयंस बदल जाते हैं तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी बदल जाती है, यानी कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो वर्नर थ्योरी के थ्रू हम कंडक्टिविटी भी पता कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी हम जज कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में वो है, डिसोसिएट होने के बाद कितनी पीपीटी बन सकती है। क्या माइंड में सबका सेट हुआ? माइंड में सबका सेट हो गया? आखिर वर्नर्स थ्योरी को मैं कहां ले जा रहा हूं, आपको सबको समझ में आया? पीबी सीबी सबका सेम, लेकिन जरूरी नहीं है कि आयन सेम होंगे। और आपको पता है जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतना क्या होता है? ज्यादा होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, वाटर में नमक डाल दो तो वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि नमक जो है NaCl है, आयन में टूट जाता है, और जितना ज्यादा आयंस होगा कंडक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा अच्छा होगा। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा था ना, क्योंकि सॉल्ट वाटर में क्या है? NaCl है। तो जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करके भी हम उसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं पैरामीटर के साथ। क्या किसी को प्रॉब्लम है? आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट है वो आप लिखिए। इसमें पहले एक चीज और लिख लीजिए, उसमें स्टार बना के एक पहले इसको लिखने से पहले, ये जो थर्ड वाला है इसको लिखने से पहले आप एक चीज स्टार बना के लिख लीजिए। वर्नर्स थ्योरी इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द कंडक्टेंस मेजरमेंट। वर्नर्स थ्योरी इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द कंडक्टेंस मेजरमेंट। समझ में आया? बाय द कंडक्टेंस मेजरमेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें पहले इसको लिखने से पहले एक क्वेश्चन को आप लोग कर लो ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन समझाया तो उसी तरह से एक क्वेश्चन मैं पहले दे देता हूं। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया COH2O हॉल 6, ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने लिख दिया Cl3, इसी को मैंने लिखा CO
H2O हॉल 5Cl, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे Cl2, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया COH2O हॉल 4, देन Cl2, और देन यहाँ पे Cl। उसके बाद मैंने लिख दिया COH2O हॉल 3, रुकिए एक मिनट, COH2O हॉल 3, और उसके बाद मैंने लिख दिया Cl3। चलिए, कोई प्रॉब्लम? अब आपको इसका मैंने दे दिया, इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, इसको C और इसको D, ठीक है। अब आपको इसको अरेंज करना है इन देयर मोलर कंडक्टेंस। इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि कंडक्टेंस ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स किस ऑर्डर में होगा, इसके कंडक्टेंस ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। इक्विमोलर है, एक चीज याद रखना, मतलब ये सब सेम है कंडीशन, ऐसा नहीं किसी का 1, किसी का 2 मोलर, किसी का 3 मोलर। मैंने यहाँ ये लिख दिया कंडीशन इक्विमोलर, ठीक है, नहीं तो बदल जाएगा, पता चला मेरा बाद में गला पकड़ोगे, सर आपने तो ऐसा ही बोल दिया था, डायरेक्टली लिख दिया था, चेक करना होगा, ठीक है। तो ये इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन है। अब आपको इसका ऑर्डर अरेंज करना है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और आपको पता है वाटर में ही होगा ना, तभी तो डिसोसिएट होगा। तो चलिए बताइए किसका कंडक्टेंस इसमें सबसे ज्यादा होने वाला है, आंसर करके फाइनली बताइए, जल्दी जल्दी करते जाओ, सबसे बनना चाहिए। प्रॉब्लम है क्या? आपको पता है सबसे ज्यादा आयन कौन दे रहा है, पहले तो ये मुझे बता, आयन में ब्रेक डाउन सबको करना आता है? आयन में सबको ब्रेक डाउन करना आता है, हाँ सर। इसके कितने आयन है आपको पता है? ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन और 3 क्लोरीन, इसके टोटल आयंस कितने हैं? 4। इसके बोलो कितने आयंस है बच्चों? सर इसके टोटल आयंस हैं 3, बहुत अच्छी बात है। इसके कितने आयंस है जल्दी बता दो? सर इसके 2 आयंस हैं, और आपको पता है सर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब 0 आयन। सबसे ज्यादा आयन किसके? ए के। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और सबसे लास्ट में होगा डी। अच्छा, अब मैं बोलूं कि दोनों की सबकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी चेक करो, तो आप बोलोगे सर इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। बहुत अच्छा। इसकी प्राइमरी वैलेंसी सर इसकी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। सर इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। आपने क्या देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी 6 नहीं है। अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होने वाला है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो आयंस चेंज हो गए, तो आयंस चेंज हो गए तो कंडक्टेंस बदल गया, बिल्कुल। जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी कंप्लीटली बदल जाती है। चलिए, अब आपको सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, वेट फॉर अ मोमेंट। सबको समझ में आया? हाँ, एक मिनट रुक जाइए, कीजिए। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। अभी मैंने आपको ट्रिक बता दिया, समझा दिया, बस तुरंत बताइए। सबसे हो गया? अरे वाह, अब आया ना इस बार आंसर। हाँ सर, हैव यू रिटन द क्वेश्चन? आई एम नॉट एबल टू सी। अंकुरी, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन नंबर 2,
ये देखो, दिखा क्या? ये गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। दिखा है? ये कैसे हो रहा है? बाकी सबको दिख रहा है क्या? पहले ये बताओ, बाकी स्टूडेंट्स को दिख रहे हैं क्या ये? यस सर। यस सर। ऐसा कैसे हो सकता है तुमको नहीं दिख रहा है? तो सबको दिख रहा है, तो पूरा पीपीटी में एक बार रिफ्रेश करो उसको। हाँ हाँ, रिज्वाइन करो ना, जिसको दिक्कत हो रिज्वाइन करो। चलो, इसको समझ में आ गया, तो इसका क्या मैं आंसर बता दूं? चलो, आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली नंबर ऑफ आयंस पे। तो बताओ इसमें कितने आयंस हैं? आप सर इसमें कितने आयंस है बच्चों? 5 आयंस हैं, ठीक है। इसमें अच्छा, आयंस सबको तोड़ना आ रहा है ना? जिसको नहीं आ रहा पूछ लो बच्चों। 4 आयंस ब्रेक करके देखो, ये पूरा एक आयन होता है, उसके बाद जितने भी ये काउंटर आयन होते हैं ना, टोटल को जोड़ दो। इसमें कितने आयंस होंगे? 2 आयंस ही होंगे। और इसमें आपको पता है नन, यानी ये 0 है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे ज्यादा आयन फर्स्ट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, देन सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट का सबसे ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हो जाएगा सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ। देखो तो आप लोगों ने क्या सेम आंसर किया है क्या? देखूं, फर्स्ट सेकेंड 4 और 3। फर्स्ट सेकेंड 4 और 3 क्यों आयुषी? अच्छा हाँ, सॉरी, पार्डन, एक थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक हो गया। हाँ आयुषी, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। ये वाला तो हमने देखा ही नहीं ना। ये कितने आयंस में ब्रेक हो सकते हैं बच्चा लोग? आपको पता है ये भी तो ब्रेक डाउन होंगे ना, इसमें 3 आयंस होंगे ना। पार्डन, तो ये हो जाएगा आंसर बिल्कुल, ये 4 वाला आगे और 3 वाला बाद में, ये याद रखना। ठीक है, तो आयंस हमें देखना है, ये 4 एंड देन आपके क्या हो जाएंगे? 3। तो अब आप इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? लिखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, यानी जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा जो होंगे वो कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 4 एंड 3। क्लियर? या इसी को उल्टा लिख सकते हो, 3 का कम, 4 का, उसके बाद 2, उसके बाद आपका क्या लिखोगे? 1। तो अब आपका कंक्लूजन क्या आ गया? आप सीधा सीधा यहां कंक्लूजन लिख सकते हो, सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ये आपके माइंड में सेट हो गया, ये आपका कंक्लूजन याद रखना। क्या सबको समझ में आया? हाँ, अब इस चीज को भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, अब यहां से चीजें खत्म नहीं होती, अब यहां से चीजें और टफ होती है। अब टफ क्या होती है? आपने देखा कि आयंस बार बार बदलते जाते हैं। ठीक है, जब आयंस बदलते जाते हैं तो आपने देखा कि अगर मैं किसी चीज से ट्रीटमेंट कराने जाऊं, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा समझना। जैसे मैंने लिख दिया कि व्हेन AgNO3, मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। व्हेन AgNO3 इज एडेड टू CONS3 हॉल 5Cl3, ध्यान से देखना, मैंने AgNO3 को इस कंपाउंड में ऐड किया। ठीक है, द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl सो 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन। इस रिएक्शन से जो पीपीटी बना, द पीपीटी जो बना आपका ऑफ AgCl, ध्यान रखना, AgCl shows 2 ionizable क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो बोला जाता है इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा कि आखिर ये, तो पहले समझ तो लो क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है कि जब हम AgNO3 को इस कॉम्प्लेक्स में, इस कंपाउंड में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पीपीटी ऑफ AgCl, लेकिन ये 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस है। मतलब कहने का मतलब क्या कि 2 AgCl मिलने वाला है। माइंड में सबका सेट है। अब 2 AgCl कब मिलेगा?
जब हम इस कंपोनेंट को ऐसे लिखें कि 2 क्लोरीन आउटसाइड द ब्रैकेट हो जाए, क्योंकि इनसाइड द ब्रैकेट तो क्लोरीन बाहर आएगा नहीं। और आपको पता है कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जीवन भर 6। और आपको अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करना है तो आप कैसे लिखोगे सर, ये Cl और ये Cl2 लो हो गया। अब जब मैं इसका AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट करा दूं तो क्या मुझे 2 मोल AgCl मिल गए, यानी इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है, ये मुझे समझ में आ चुका। अब कहता है कि इस ऑप्शन को देख के बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। देखो तुरंत आप गेस कर दिए कि जब मैं इस तरह से लिख लिया तो पता तो है कि सर ये वाला ही सही होगा, क्योंकि बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ध्यान से इस चीज को समझने वाली बात है। अब आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कौन करता है, जनरली एनायन, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, लिगेंड। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चार्ज है, कोई एनायंस है, तो वो अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं NH3 के बारे में बात करूं, NH3 न्यूट्रल स्पीसीज है, तो ये हमेशा ही सेटिस्फाई किसको करेगा, Cv को, मतलब Sb को, सेकेंडरी वाले। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन तो एनायन है, यानी वो अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो इस केस में जो क्लोरीन होगा वो Pb को भी सेटिस्फाई कर सकता है और Sb को भी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी भी होगा, सेकेंडरी वैलेंसी भी। बोलो क्यों, क्योंकि जो ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3, वो सिर्फ इस 2 क्लोरीन के चलते नहीं आ रहा है, इस क्लोरीन के चलते भी आ रहा है। करके देखो, यानी ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर में भी सपोर्ट कर रहा है, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सपोर्ट कर रहा है। तो जनरली माइंड में सेट रखना, अगर कोई एनायन यानी अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर है तो उसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी होती है मैक्स टू मैक्स केसेस में। माइंड में सबका सेट? हाँ, तो अब आप कह सकते हो कि सर इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 क्लोरीन बाहर है, तो ये 2 क्लोरीन सिर्फ Pb को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है आपका Pb को भी सेटिस्फाई करेगा और Sb को भी सेटिस्फाई करेगा। क्या सबके दिमाग में सेट हो रहा है? तो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको आ गई तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें लिखिए कि क्या क्या अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Pb एंड Cb, तो लिखो, थोड़ा इसको समझ लो। प्राइमरी वैलेंसी is equal to the oxidation state of CMA, central metal atom। ठीक है, जो बोल रहा हूं उसको कॉमा, it is satisfied by anions, it is satisfied by anions, it is non-directional, it is non-directional and and is not helpful in geometrical prediction, and is not helpful in geometrical prediction। लिख लिया? अब लिखिए, नॉट लिख लिया, उसके बाद लिखिए सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज सेटिस्फाइड बाय, it is satisfied by, it is satisfied by ligands, it is satisfied by ligands and 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 represent coordination number of central metal atom, and represent coordination number of central metal atom, and represent coordination number of central metal atom, full stop। It is directional, it is directional and helpful in geometrical prediction, it is directional and helpful in geometrical prediction। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीवी और एसबी में कॉमन जो आपका डिफरेंस है वो कैसे आप लिखोगे, तो पीवी से क्या आप पता चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता है, ये क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। उसके बाद ये क्या होता है बच्चों, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर पूछा जाए तो बोलोगे इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस होता है, एनायंस सेटिस्फाई करते हैं ना, सेटिस्फाइड बाय एनायंस होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें ज्योमेट्रिकल प्रिडिक्शन में नॉट हेल्पफुल होते हैं, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक प्रिडिक्शन, है ना। Pardon. ठीक है, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिकल प्रोडिक्शन। अब ये क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है, और आपको पता है ये क्या होता है, जनरली नॉन आयनाइजेबल होते हैं। बिल्कुल सर, नॉन आयनाइजेबल, लेकिन ये होते क्या है बच्चों, डायरेक्शनल होते हैं, और ये क्या होते हैं, हेल्पफुल इन, ये नॉट हेल्पफुल था तो ये हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन जियोमेट्रिक प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन। क्लियर, ये तक यहाँ आपको पीवी और सीवी के बारे में समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए वर्नर रिप्रेजेंटेशन, पीवी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार बना के लिखो। इन वर्नर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इन वर्नर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, in Werner representation of complexes, dotted line indicates primary valency, डॉटेड लाइन इंडिकेट्स प्राइमरी वैलेंसी, यानी अगर ऐसा ऐसा लाइन है तो इट्स इंडिकेट पीवी वैलेंसी, एंड बोल्ड लाइन इंडिकेट secondary valency, means dotted line is satisfied by the oxidation state and bold line is satisfied by the what, is satisfied by the coordination number। जैसे अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर किसी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है Cl है, इस जगह पे आपका NH3 है बच्चों, इस जगह पे आपका डॉट में Cl है, ठीक है, और इस जगह पे मैंने फिर से NH3 लिख दिया, फिर इस जगह पे मैंने लिख दिया NH3, फिर इस जगह पे मैंने लिख दिया बच्चों NH3, और उसके बाद मैंने एक NH3 यहाँ भी लिख दिया, और साथ में मैंने यहाँ पे एक डॉट Cl लिख दिया। अब मैं बोलूँ इसको देख के बताओ इसकी पीवी क्या होगी, तो आपको पता है 3 डॉट लाइन है यानी पीवी 3 है, तो मैं बोलूँ इसकी एसबी बताओ 6 है। अब मैं बोलूँ इसका फॉर्मूला लिखो, तो तुम बोलोगे सर इसका फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है, FeNH3 होल 6 Cl3, यानी डॉटेड लाइन वाले जो हैं वो आउटसाइड द ब्रैकेट, बोल्ड लाइन वाले जो हैं वो इनसाइड द ब्रैकेट होंगे। तो इस तरीके से वर्नर्स की कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, आई होप सो नहीं है। अरे भैया बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई बात नहीं। चलिए, अब एक चीज थोड़ा सा आप और समझ लो, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, ये चीज ध्यान से समझते जाना, चीजें इजी है, मतलब अच्छी बात है, और उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ये NH3 है, मैंने यहाँ पे NH3 लगा दिया, अब मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ डॉट डॉट पे एक Cl, और यहाँ पे भी डॉट डॉट एक Cl लगा दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने यहाँ पर भी NH3, इस जगह भी मैंने NH3 लगाया, और इस जगह भी मैंने NH3 लगा दिया। अब इस तरीके से मैंने बोला, अब मुझे बताओ इसकी पीवी और सीवी क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी पीवी तो सर 3 होगी, वो तो बदलेगा ही नहीं, और एसबी जो होगी वो 6 होगी। अब मैं बोलूं बच्चा लोग इसका फॉर्मूला बोलो, तो आप बोलोगे सर FeNH3 होल 5 Cl और Cl2, क्योंकि आपको पता है आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है +3, तो पीबी इसका 3 है, और एसबी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो क्लोरीन है इसमें बोल्ड लाइन भी है और डॉट लाइन भी है, मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है और प्राइमरी वैलेंसी को। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे फिगर में और बताएंगे बोलो कितने क्लोरीन है एटम जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 करते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन आपको दिया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं अगर आपके सामने एक और फॉर्मूला लगा दूं, यहां पे मैंने डॉट से Cl लगा दिया,
और याद रखना हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा उसको सेकेंडरी वैलेंसी में ही ले लो, टेंशन मत लिया करो, न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी में ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें कुछ खास तुमको देखने की जरूरत नहीं है, खाली एनायन जो होते हैं ना वो प्राइमरी वैलेंसी में आते हैं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ये। अब मैं बोलूं कि भैया इसका आप फॉर्मूला लिखो, तो आप तुरंत बोलोगे सर इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान है, NH3 होल 4, और मुझे सर 2 Cl2 को अंदर रखना पड़ेगा और एक Cl2 को और एक Cl को बाहर हमें रखना पड़ेगा। ऐसे मैंने रख दिया, चलो एक में रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 ही Cl है तो मैं एक Cl ज्यादा कैसे लिख दूं। अब मैं इसका पीवी लिखने बोलूं तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का लिख सकते हो कि सर इसका पीवी तो सर इसका आराम से सर PV3 है क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और Sb देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यानी इस क्वेश्चन में एक क्लोरीन जो है, जो ये वाला क्लोरीन है, ये सिर्फ और सिर्फ एज जो है वो पीवी को सेटिस्फाई करता है जो आउटसाइड द ब्रैकेट है, लेकिन जो ये बाकी दो क्लोरीन है जो ब्रैकेट के अंदर हैं, इस केस में ये पीबी को भी सेटिस्फाई करेंगे और एसबी को भी। तो क्या बोला, कभी कभी क्वेश्चन फिगर टाइप में भी दे देता है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई तुमको एनायन दिख जाए तो समझ लेना वो पीबी और एसबी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि व्हाट एवर द कंडीशन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती, हर एलिमेंट उसी पेयर को सेटिस्फाई करता है। और कैसे ढूंढते हैं मैंने जनरली आपको पहले ही समझा दिया। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपने दिमाग में जहन में डाल लेते हो बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटने वाला। अब चीजें और समझो, मैंने क्या बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी से आप स्ट्रक्चर नहीं पता कर सकते, तो कौन सा स्ट्रक्चर पता करने में मदद करता है, तो मदद करता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। जो तो थर्ड इसका पार्ट है, पॉइंट है, वो लिखो। यहां तक तो मैंने 2 ही पॉइंट बताया, लेकिन 2 पॉइंट बताते बताते मैंने बहुत सारी चीज बता दी, ठीक है। तो मैंने जो चीजों को बहुत सारे बुक में अलग अलग करके बताते हैं, मैंने एक साथ बहुत सारी चीजें बता दी। अब इसका तीसरा पोस्टुलेट या तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो इसका, द लिगेंड्स व्हिच सैटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी, the ligands which satisfy the secondary valencies are directed towards the fixed position, are directed towards the fixed position in space, are directed towards the fixed position in space. That is the geometry of the complex depends on the coordination number. That is the geometry of the complex depends on its coordination number. इसलिए याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका जो आपका ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। इसमें आपका क्या होगा, sp3, इसमें क्या होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस पे sp3d2 या d2sp3। अगर sp3d2 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और d2sp3 हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। माइंड में सेट। तो यानी अगर कोई पूछे कौन जो है ज्योमेट्री दिखाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, तो बोलना प्राइमरी वैलेंसी नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है। इसको लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसी से आप आइसोमेरिज्म सीख सकते हो, अदरवाइज आइसोमेरिज्म तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, लिख लिया तो लिखो, दिस पोस्टुलेट प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ different type of isomerism. This postulate predict the existence of different type of isomerism in coordination compound. और कैसे होगा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर कैसे ढूंढते हैं। वैसे यूट्यूब में मेरा ये ट्रिक अच्छा खासा फेमस है, आप देख सकते हो। क्या ढूंढने की जरूरत है, जब मैं तुमको लाइव पढ़ा ही रहा हूं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलो इस चीज को याद रखना, ये बहुत आपके काम आ जाएगा। चलिए अब स्टार बना के नीचे लिख दीजिए, द पोस्टुलेट ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी,
the postulate of Werner's coordination theory were actually based on experimental evidence, were actually based on experimental evidence rather than theoretical, rather than theoretical, rather than theoretical। लिख लिया? तो यानी बहुत ज्यादा उसका जो है वर्नर्स थ्योरी जो होता है वो प्रैक्टिकली उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आई होप सो ये चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी को डाउट है तो सबको समझ में आया या नहीं, ये मतलब आंसर तुम लोग इतना फास्ट करोगे, अरे वाह यार मजा आ गया, तुम लोग अब टैलेंटेड हो गया तुम लोग। मतलब पहले से तो थे ही टैलेंटेड, मतलब और ज्यादा होने लग गए अब तो बहुत खुशी की बात है। चलो क्या होगा इसका आंसर? मैक्सिमम लोग कह रहे हैं इसका आंसर सी होगा, तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ सी होगा। बोलो क्यों? क्योंकि जब इसको सिंपल सा बाकी सब चीजें भूल दो, AgNO3 के साथ जब मैंने इसको ट्रीटमेंट किया तो 2 AgCl बने, इसका मतलब 2 क्लोरीन आउटसाइड द ब्रैकेट होंगे, तो 2 ही तो क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन आउटसाइड द ब्रैकेट होंगे, तो लगा दो ना यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से, यही तो होगा। क्योंकि आपको पता कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ही होगा, देखो सपोर्ट कर गया, और Cl2 बाहिर, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर मैं बोलूं इसकी प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी होगी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब मैं बोलूं ये Cl2 क्या सेटिस्फाई करता है? सर सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन ये NO2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ये NO2 अभी तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये NO2 अंदर और बाहर भी हो सकता है। जब हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब ये चीजों को देखेंगे, बट अभी तो सीधा सीधा इसमें बोल ही दिया कि ये काम हो रहा है, तो ये भाई अंदर ही है, तो अंदर है तो सर अभी तो ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि यहां तो कंडीशन ही दे दिया है कि 2 क्लोरीन बाहर होने ही चाहिए, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। क्या सबको समझ में आ रहा है चीजों को कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस एक बार दिखा दीजिए तो। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पीछे, हाँ ये देख लो, A, B, C और D ये है। कौन हो सकते हैं? जो नहीं देते उसको ध्यान से देखना है ना, जो नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 2 सबने देख लिया? चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सर पहले वाले का आंसर आप लोग चेक करो, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये सॉरी ये डी है ना, हाँ ये डी है, डी ऑप्शन है ना, मतलब ये डी था। ए बी सी, आपको पता है एलम में क्या होता है? K2SO4 Al2SO4, मोल सल्ट में भी FeSO4 NH4 हॉल्ट वाइज SO4, यानी बाहर है या आयन में टूट जाते हैं, लेकिन ये देखो SO4 ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये कभी भी नहीं देगा, इसमें ब्रैकेट के बाहर है यानी ये आयन में ब्रेक होगा, यानी बाकी सब देंगे लेकिन ये डी ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि जो सल्फेट है वो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, which of the following compound expected to give white PPT? व्हाइट पीपीटी AgNO3 से क्यों देगा? क्योंकि AgCl का फॉर्मेशन होता है। तो जब आपको पता है AgCl का फॉर्मेशन होता है किस केस में? जब Cl को रिलीज करना बहुत आसान हो। तो किस में रिलीज करना आसान है? अब आप पहला ऑप्शन थोड़ा सा आ जाओ। फर्स्ट ऑप्शन में आपको पता है पीटी किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर, मैक्सिमम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cl2 और Cl2, यानी क्लोरीन अभी भी बाहर है, ये निकल सकता है, यानी ये पीपीटी देगा। अगर मैं COCl3 NH3 लिखूं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी अगर मैं इसको अरेंज करूं कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए, एक भी क्लोरीन आउटसाइड द ब्रैकेट नहीं है, तो ये नहीं देगा। इंप्योर क्लोरोफॉर्म, आपको पता है इंप्योर क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 होता है, तो ये तो भैया इजीली दे देगा क्योंकि क्लोरीन रिलीज करने की इसके पास टेंडेंसी होती है, तो ये भी आपका हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड क्या दे सकता है आपको? CH2, ये CHCl है, डबल बॉन्डेड के साथ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी भी आपका नहीं दे सकता, तो ये नहीं देगा। अब देखो यहाँ पर ये तो बहुत आसान है, क्लोरीन को रिलीज करना बहुत आसान है,
कार्नलाइट, कार्नलाइट क्या होता है, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये पता है। एक्वा सॉल्यूशन में क्लोरीन में डिसोसिएट होता है, ये भी AgNO3 से AgCl दे देगा। यानी आंसर क्या होगा, A, C, E और F, विनाइल क्लोराइड, और आपका ये वाला नहीं देगा। सिंपल, जिसमें क्लोरीन को रिलीज करना बड़ा आसान होता है वो इजीली आपका दे देगा, जिसमें क्लोरीन को रिलीज करना आसान नहीं होता वो नहीं देगा। माइंड में सबका सेट। देखो आप लोग के क्या आंसर थे, ए नहीं पूरा लिखना होगा ना, सारे थे, मैंने पूछा था कौन कौन देगा, बस बी और डी नहीं देंगे, बाकी सारे लोग इसमें देंगे, एक चीज याद रखना, ठीक है। चलिए अब एक फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद क्लास हम लोग यहीं पे रैप अप करने वाले हैं। इसीलिए मैंने उन चीजों को पहले पढ़ा के आया कि क्वेश्चन का लेवल कितना भी टफ हो जाए, अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो देखूं इस क्वेश्चन को कौन बना सकता है और आंसर इसका क्या आने वाला है। चलिए फास्ट, इस क्वेश्चन को देख लिया आप लोगों ने। चलिए आंसर आ गया क्या, आयुषी ने बताया है सी, अच्छा बहुत अच्छी बात है। ये क्या, एम, स्मॉल एम या कैपिटल, स्मॉल, स्मॉल एम, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे कैपिटल एम दिया था, तुमने कैसे पुट कर दिया। मैंने तो कैपिटल एम दिया था। जी वैल्यू 0.1 डाल दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी आई की वैल्यू 2 मतलब 2 आयंस बनने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल इसमें 2 आयन बनेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में आपके 2 आयंस बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप सब आप लोग को समझ में आ चुका वर्नस थ्योरी। अगर वर्नस थ्योरी से कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन भी आ जाए अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास कल आपको पता है 4 PM में लूंगा, 4 या 4:30 के आसपास, आई विल इन्फॉर्म। तो जो कल मैं बताऊंगा वो आइसोमेरिज्म मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। आइसोमेरिज्म 2 दिन क्लास चलेगा क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत टफ है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा और मजे से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे VBT, यानी और 5 लेक्चर इसमें मुझे लेना है, 5 to 6 लेक्चर। ये खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस लॉ। क्लियर, किसी को डाउट है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ सकता है बच्चों।